अब मेरा अब मैंने ज्यादातर एम्स वाला आलू वाला देखा था, आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट हाँ। सारे कॉन्ट्रैक्ट इसको मिले हैं। हाँ कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला। मैंने ऊपर से देखा है फील्ड में ऐसे प्रोजेक्ट, उसमें मैं गया नहीं ना, मैं तो बाहर से सुट्टा मारते हुए देख लिया, कभी गुजरते हुए देख लिया। सारे इसके मैंने पास देख है, लिया एनबीसीसी के लेके सारे इसके पास ही हैं। कुछ मुझ से वो है कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे मेरे को लगता था कि ठीक है मिल गया होगा उसको। आलू वाले को इतना वो मतलब है अच्छा, लेकिन मैं इतना अननोन नेम था भाई, एक नाम नहीं रहा। यू कैन नॉट कंपेयर आलू वालिया विद एलएनटी। फिर उसके बाद मैंने मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी देखे ऊपर से, यहाँ से जाते हुए आते हुए मैंने देखा कि ठीक है ये भी चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ऐसे चल ही रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। अब मैं अपने साइट पे, क्योंकि इससे पहले हमने कंसल्टेंट्स हायर किए हुए थे, फिर आर्किटेक्ट्स आए हुए थे, सब कुछ प्रोफेशनली कोट टाइप पहन के सब कुछ कर रहा था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब हमारा साइट होगा तो वो बहुत प्रोफेशनलिज्म में आएगा। हाँ, कि हमें भी बाबू मिलेंगे, अपना वो होंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लेकिन अब 6 साल में मैंने देखा कि एलआईटी ने कभी सड़कें बनाई ही नहीं, सबसे एंड में सड़कें बना के दी हमें, ठीक है। पूरे टाइम पे ऐसे पूरा जो साइट है, जैसे हमारा वाला साइट नहीं चल रहा था हौस खास का, साफ करने से पहले जैसे वो कंडीशन था वैसे ही रहा है वो भी। अब लेकिन सबसे पहला काम था कि अब रोड्स बनाओ, तभी तो डेवलपमेंट की राह तो वहीं से देखेगी ना। अब जब भी मैं नेक्सन गाड़ी लेके आता था, जब भी मैं साइड लेके आता था, पूरा मिट्टी में से। हाँ, वो आप उसके हौसकार नहीं, आप उसकी यशोभूमि की बात कर रहे हैं। द्वारका, करेक्ट। तो यशोभूमि की वो आती थी ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो लेबर है वो भी ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे सारे जो लेबर काम करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, वैसे ही चल रही है वहाँ पे भी। तो मैंने सोचा कि ये कारण क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि एलएनटी पैसे खा रहा है। एलएनटी पैसे नहीं खा रहा था, एलएनटी क्या कर रहा था, एलएनटी सेम कंपनी एलएनटी अगर दुबई में कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, वह जो चकाचक होती है उसकी साइट, नहीं जाती। हाँ, चकाचक जो होता है उसका, जो क्या कहते हैं लेबर्स होते हैं, वो पूरा ग्लव सब पहन के सामान कुछ हाँ फैलाया नहीं होता, सब कुछ ढंग से करते हैं, सब कुछ देखने में अच्छा लगता है यार कि तुम प्रोफेशनलिज्म जब आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, और जो करोड़ों रुपए का, और करोड़ तो मैं शायद बड़ी कम अमाउंट कह रहा हूँ। हम यहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बैंड मार चौथ देंगे, खोद देंगे, 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब इंडिया में क्यों नहीं होता ये कंस्ट्रक्शन का लेवल की। अब एलएनटी प्रोजेक्ट कर रहे हो वहाँ पे, ऐसे तो नहीं, उसको पता नहीं है कैसे करते, उसको पता है कैसे करते। अब इंडिया में साफ सफाई से क्यों नहीं कर सकते। साफ सफाई में सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, साफ सफाई में जो लेबर्स आते हैं उनका ही फायदा होता है सबसे ज्यादा। हेल्थ बनी रहती है उनकी, सब कुछ अच्छा रहता है, अच्छा वो मिलता है, और बंदे का भी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है यार। अब जब इंसान को मलबा उठाने के लिए ग्लव्स मिलेंगे, एक अच्छा वो मिलेगा, हेलमेट मिलेगा और एक मास्क मिलेगा, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, उसकी लाइफ टाइम वो बढ़ेगी। और जहाँ पे 2 बंदे फालतू में उठा रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कार्ट लेके या जो भी मैकेनाइज्ड टाइम पे लंच मिलेगा, वर्किंग आवर्स वो होंगे, रेट होंगे। तो मैंने सोचा कि यार वैसे ये क्यों हो रहा है। फिर मेरे को क्या रियलाइज हुआ कि इंडिया में अगर तुम ये सारे चीजें प्रोवाइड करने गए तो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन तेरे कॉम्पिटिटर्स कोई भी तैयार नहीं है ये करने के लिए, और तेरे रेगुलेटर्स कोई तैयार नहीं है इसको इन्फोर्स करने के लिए। भाई पोल्यूशन बैन लगता है इंडिया में, बिल्कुल लगता है। पोल्यूशन बैन का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बैन लगती है, पोल्यूशन में कंस्ट्रक्शन का बैन लगता है, काम बंद कर दो जी। सबसे पहले क्वेश्चन पता है आर्ग्यूमेंट क्या उठती है उसमें, कि भाई जो लेबर एक्चुअल अंदर काम कर रहे हैं उसके बारे में तुमने साल भर सोचा नहीं, अब वहां से थोड़ा धुआं क्या निकलने लग गया, तुम आजू बाजू के बारे में सोच रहे हो कि हवा में पोल्यूशन हो गया जी। अब उनके बारे में सोचो ना, जो ऑलरेडी अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतना टाइम वो दिया है, करेक्ट, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में कोई नहीं सोचता ना। वो गिनती नहीं है, वो ऐसे प्रोजेक्ट को मैंने गिना दिया ना, 20,000 लोगों के लाइफ के साथ आप खेल रहे हो बेसिकली। अगर 20,000 लोग आके जाके काम कर रहे हैं तो उनके लाइफ के कर रहे हो। दूसरी बात है कि हर साइट इंडिया में वैसा है, लेकिन एलएनटी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट हमेशा उसको मिलेगा जो सबसे कम लोएस्ट बिडिंग वाला जो बंदा है, वो हमेशा
इन सबको अपने कॉस्ट में बिल्डिंग ही नहीं करता बिडिंग के टाइम पे कि इसमें भी खर्चा होगा, वो सबको उसको वो कर देता है, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड कर देता है। तो कंडीशंस ऑफ वर्क प्लेस कंडीशंस की हम क्या कहते हैं कि वर्क प्लेस अब मैं खुद वर्क प्लेस कह रहा हूँ, मेरे को तो एसी मिला हुआ है, मेरे को सनलाइट मिला हुआ है, अच्छे उसमें एयर प्यूरिफायर चलती है, तब भी मैं कह रहा हूँ कि वर्क प्लेस मेरा टॉक्सिक है ना, क्योंकि मेरे को मेंटल प्रेशर हो रहा है, समझ रहे हो, मेरे को मेंटल प्रेशर पे आ रहा है। अब जिसको फिजिकल एनवायरनमेंट में तुमने टट्टी करके दे रखा है, तो या तो इंसान की तरह गिने मत ना, उनको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसका मतलब मैं रात को बंदूक लेके हंटिंग करने जा सकता हूँ ना, मतलब बेसिकली या तो वैसे रख ले लो। अब उसको भी इंसान बोलते हो, उसको भी सब कुछ देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वर्क प्लेस वो नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर की साइड पे साफ चल रही है, नहीं चल रही, कौन एनफोर्स करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज होगी, कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइसेंसेस जब्त होंगे और दोबारा कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते, री-इशू नहीं कर सकते अगर तुम ऐसे बकचोदी करते हो, अगर तुम प्रॉपर इक्विपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं करते, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है, तो तुम दोबारा कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर पाओगे, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इंडिया में वो कल्चर ही नहीं है ना। तो बेसिकली इसमें अगर जो ब्लैक लिस्ट है उन्हीं को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अगर मेरे को बोलोगे कि मैं कोई प्रोजेक्ट करूं, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे सारे बंदे को अच्छे से वेल इक्विप्ड रहे, सब कुछ मिले, लेकिन मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मेरे से आधे रेट में कर लेगा उस केस में, तो मेरा ओवरहेड जितना बढ़ जाएगा, मेरे ओवरहेड्स को मतलब लेवल करने के लिए सेम सबके लिए सेम करने की स्टैंडर्डाइजेशन तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना इंडिया में। तो इस केस में अब यार इंसान तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, सिर्फ क्लाइंट नहीं है ना, वो तो हम अभी भी गिनते हैं कि वैसे ताजमहल के 22,000 लोगों के हाथ कटे नहीं कटे थे, उसके कहानी तो हमें याद है, और अभी भी बोलते हैं मुसलमानों ने बनवाया, तो मुसलमानों ने कटवा दिया अपना हाथ उनका कि ये इतने जुर्म करते थे। लेकिन मैं तो हम कर क्या रहे, हम यहाँ पे हम तो फेफड़े जलवा रहे, जब हमें पता है कि फेफड़े ना जलवाने की तरीके है, तभी भी फेफड़े जलवा रहे हैं, बावजूद हम ये कर रहे हैं। और वही कंपनी बाहर जाके तो सही काम कर रहा है, इंडिया में क्यों करने दे रहे उसको? अगर वो करना चाहे तो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट बाकी लोगों को करने दे रहे हैं, तो उसको कभी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, वो प्रोजेक्ट कंपनी ही करेगी अगर एक जनरेशन ही कई जनरेशन इसमें खत्म कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं इसमें लोगों की। यार अब सोचो ना, आप कह नहीं सकते ना, आप लेबर क्लास को आपने इंसान ही नहीं किया, अब लेबर क्लास से तो वोट मांग लेते हो, वोट का ही काम आता है ना लेबर का, तुम्हारा घर बनने तक और वोट आने तक। हमारा जिसका हम मंत्री नहीं है तो हमें लेबर से लेना देना नहीं है, घर बनने तक लेबर हमारा लेन देन है उनसे, वोट मांग गया वो चाहिए उसको। अबे भाई अगर तुम सरकार हो, तुम्हें उसकी वोट इतनी क्यों है? मैं भी तो एक ही वोट दे सकता हूँ, लेबर भी एक ही वोट दे सकता है, मेरी और उसकी तो एक तुमने बोल दिया, उसको तुमने बोल दिया डेमोक्रेसी है, खुश रहो। लेबर को भी बोला कि देखो तेरी उतनी सम्मान और तुम्हारी एक ही वोट है जितनी डॉक्टर की भी है, तो देखो तुम्हारे लिए तो हम तो तुम्हारे लिए एक भगवान है, हम भगवान हो गए ना। हाँ तुम दोनों हमारे लिए सम्मान हो, तो खुश कर दे लेबर को वहाँ पे। और जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं आती तब तक तो कौन पूछ रहा है लेबर को नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है? नेक्स्ट इलेक्शन में भी अगर उनका बहुमत होगा तो वो पूछ लेंगे, नहीं तो वरना कहेंगे चलन दो इसको। अब वही है, अब इसको अब यार कैसे कर सकते हैं? तुम ये जो लेबर्स है ना, इनके साथ कभी बात भी करोगे, ठीक है तो है थोड़े से अनपढ़ तो है ही, वो तो ठीक है, लेकिन है वो तो इंसान, उनकी भी कहानियां अलग होती है, घर परिवार चलते हैं उनकी। जितना हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड यार के साथ पीते हैं, जैसे मैं तेरे साथ बकचोदी कर रहा हूँ, उनकी भी अलग तरीके की बकचोदी है, उनका भी वो है, पूरा सेटअप है। कोई 100 में भी मजा कर रहे हैं, कोई 500 में भी कर रहा है, 1000 में भी, सब अपने अपने लेवल में मजे कर रहे हैं। लेकिन उनको एक्चुअली ऐसा देश में रह के हम कह रहे देश के लिए तरक्की हो रहा है, और ये डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट करा रहे हैं उनकी तो तुमने वहाँ फेंट दी ना अच्छे से, उसको मतलब पौवा पिला के खुश करके, जो आया ऐसे एक्सपेंडेबल की तरह की वो कर टिश्यू पेपर यूज करा ना, टिश्यू पेपर की तरह तुम यूज कर, उनके लिए कोई सोच रहा नहीं है, कुछ नहीं रहा। अब अल्टीमेटली इसमें से क्या प्रॉब्लम होती है, इंडिया में कोई एक चीज काम कराने में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी बड़े स्केल में चले जाते हो, अच्छा चीज करवाने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तुम
अगर हम बड़े उसके प्रोजेक्ट की बात करें, बड़े प्रोजेक्ट्स में चले जाते हो ना, इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है इनमें वो चीज जो तुमने सोचा है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाने में बहुत टाइम जाता है। टाइम जा रहा है मतलब एक चीज, पैसा जा रहा है, टाइम और पैसा जब जाता है तो तेरा जो बंदा मैनेजर है या जो उसको करवा रहा है उसके सर भी तो खपता है। प्रेशर भाई जो तुझे पता है खत्म करो जल्दी खत्म करो, जल्दी हमें चाहिए डेडलाइंस के ऊपर डेडलाइंस और प्रेशर, फालतू का प्रेशर। जब करना लेबर ने है, जब लेबर केपेबल नहीं है, लेबर बच्चा 9 महीने में पैदा होगा तो 9 महीने में तो पैदा होगा, आपको 5 महीने में निकाल के देते थे। तो उन सब में अब फालतू क्या है, इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा फालतू जो है, सबसे जो फालतू वो है तुम्हारी मेंटल प्रेशर, मेंटल और हेल्थ का जो प्रेशर। यशोभूमि के लिए 2 शब्द, यशोभूमि प्रोजेक्ट के लिए 2 शब्द कोई 2 लाइनों में कहना चाहो कि इंडिया ने इतना बड़ा G20 करा ना वहां पे 5,000 10,000 20,000 करोड़ तो अखबार के अंदर छपा है। 20,000 20 साथ में 40 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना इंडिया के अंदर, तरक्की हुई है, इतने बड़े समिट्स हुए वहां पर वो है, बट एक्चुअल रियलिटी किसी को नहीं पता कि कैसे बना, कहां तक बना और क्या हुआ है। क्या इसको अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, सब पे मिट्टी डालते हुए आज वर्ल्ड में होता है बाकू के अंदर, अजरबैजान बाकू मिडिल ईस्ट, जिसको मेरा ये कहना मानना है कि सिल्क रूट दोबारा जो बनेगा, जो सिल्क रूट जो नया आएगा वो मिडिल ईस्ट से होता हुआ जाएगा। बाकू के अंदर COP29 होता है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है, बिकॉज यू एक्सपीरियंस कि मिनिस्टर्स और इतने बड़े बड़े देश के दिग्गज आते हैं जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, सिक्योरिटी वाइज हर चीज वाइज बहुत पैसा खर्च होता है। वो आगे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पे, सारे देश के दिग्गज आए और उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात करी, क्या उसका कोई रिजल्ट निकलता है? अब इसका भी एक रिजल्ट यशोभूमि का लगा लो या तुम क्लाइमेट चेंज कंट्रोल का लगा लो, ये सारी चीजें कर भी सकते हैं एक्चुअल में, मतलब टाइम पे करना, सही करना। अब कलेक्टिवली, अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, कलेक्टिवली एक इंसान के हाथ में सब कुछ है नहीं, उसमें पार्टिसिपेशन चाहिए, उसमें सबकी चाहिए। हाँ, अब वही डिपेंड करता है। अब इस वाले फिनोमेनन जैसे यशोभूमि हो गया, जैसे आया, जैसे हमारा देश है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। मतलब क्लाइमेट चेंज वैसे रियलिटी है या ऐसी मुझे बकवास लग रहा है? ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में। मुझे ऐसे लगता नहीं था कि दिल्ली में ऐसे कोई पोल्यूशन आता था, दिल्ली में कुछ ऐसे होता था पहले। 8 से 10 साल पहले, 10 साल पहले छोड़ो, मतलब 50 साल पहले कुछ भी कभी नहीं होता था ये। 50 साल पहले तो बहुत पीछे चले गए। हाँ 50 साल हो गया, मतलब ऐसे ऑब्वियसली बहुत एविडेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि यार इंसान को 2005 तो याद होगा। नहीं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ना, करीबन तेरे 4000 BC से 2000 BC के आसपास जो भी था, 6000 साल तो थे। हम तो आज की बात करते हैं। ह्यूमंस थे, रह रहे थे। अब ह्यूमंस जब रह रहे थे तब से देखोगे जब सिविलाइजेशंस बनी थी उसके बीच में से और आज में तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया ना, कुदरती उसमें, क्लाइमेट में इन सब में। वो तो हम बहुत पीछे चले गए। मैं कह रहा हूँ 2005 में नहीं, 5 में कहाँ पोल्यूशन होता था, फॉग आता था, खाली कोहरा आता था, सर्दी आती थी दिल्ली के अंदर, भागने में मजा आता था। पोल्यूशन बड़ा समझ आया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो पोल्यूशन बढ़ा। आज अरे क्लाइमेट चेंज का मैं देखो एक चीज बताता हूँ, हर एक जो प्लांट होता है ना वो एक स्पेसिफिक उसमें ग्रो करा जाता है क्लाइमेट में, ऑब्वियसली। तभी तुम ग्रीन हाउसेस बना के तुम क्लाइमेट को सिमुलेट करके तुम दोबारा से ग्रो करते हो। ओके। मणिपुर के अंदर में एक प्लांट है। मणिपुर कहाँ है कहाँ वर्ल्ड में, कहाँ पर है मणिपुर? बर्मा के बॉर्डर पे, इंडिया और बर्मा के बॉर्डर पे।
मतलब मेरे को मैं एज अ लेमैन एज अ पर्सन ऑफ इंडिया आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा पासपोर्ट है इंडियन लिखा हुआ है। मणिपुर कहाँ पर है? वर्ल्ड में है, अमेरिका में है, कहाँ पर है मणिपुर? मणिपुर इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट तो वो चाइना नहीं कहते हैं, मतलब डोंट टेक इट रेसिस्ट और समथिंग, मतलब मणिपुर इंडिया में थोड़ी ना है। इंडिया में ही है, मणिपुर इंडिया में है, जहाँ हम कभी कुछ जब से इंडिया बना है, लाइक द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में है मणिपुर। 1949 या 1950 के बीच में ज्वाइन करा। मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यस ब्रो। On the face of earth, are you saying it serious कि मणिपुर हिंदुस्तान का पार्ट है? मतलब मणिपुर इंडिया में आ रहा है? यस। मतलब मेरे को हैरानी हो रही थोड़ी बात सुनने में और समझने में। अब वहाँ पे क्या है, बहुत कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हॉटस्पॉट्स बोला जाता है। ओके। वहाँ पे बहुत तरीके बायोडाइवर्सिटी तो मुझे समझ आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स लेकिन मणिपुर इंडिया में दैट इज समथिंग तो वो भी उसमें फॉल करता है वो रीजन। वेस्टर्न घाट भी है हमारा, जहाँ पे काफी अलग तरीके के बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे चीजें मिलती है वहाँ पे। फ्रेजाइल भी बहुत होती है, फ्रेजाइल एज इन बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग स्पीसीज और बहुत सारे अलग अलग ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो भी है, उसकी वजह से बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज मिली जाती है। फ्लोरा एंड फौना ये साइंस में पढ़ाया जाता है, करेक्ट। बट फिर भी मणिपुर इंडिया में है। तो एक पेड़ है, लाफिंग यार, आर यू सीरियस? एक पेड़ है जिसके जो वो कहते हैं फ्रूट्स जो निकलते हैं, सीड्स जो निकलते हैं ना, पॉपी सीड्स तो नहीं कहते उसको? पॉपी सीड्स नहीं है, वो गुलमोहर जैसा पेड़ भी गुलमोहर जैसा ही होता है। उसका जो निकलता है ना फल, सीड्स जो हम खाते हैं, वो भी उसके गुलमोहर के जो सीड्स होते हैं ना वैसे होते हैं, लंबे से एक स्ट्रिप में, उसमें 20-30 दाने होते हैं उसके छोटे। ओके, एक स्ट्रिप के अंदर, स्टेम के अंदर 40-50 दाने हो गए, ऐसे हो गए। आपने 20 का, हमने 50 कर दिया है, ऐसा हो जाता है हिंदुस्तान में। उसमें जब तक मसाला न लगे, बढ़ा चढ़ा के बात ना हो तो फिर वो नहीं आता। तो वो हमारे स्टेपल डाइट में आता है। ओके। स्टेपल डाइट का मतलब है कि सिर्फ 1 या 2 जनरेशंस ने नहीं खाया है, वो बहुत टाइम से खा रहे थे, जनरेशन चल रहे हैं, बहुत जनरेशन से खा रहे हैं उसको, ठीक है। और थाईलैंड और बर्मा में भी बहुत मिलता है। थाईलैंड में तो आजकल अफीम भी मिल रही है, तो क्या अफीम खाना, गांजा पीना शुरू करते हैं हम क्या? नहीं, बात तो सुनो। तो उसको स्टिंकी बीन्स बोलते हैं। स्टिंकी बीन्स, ओके, दैट्स इंग्लिश टर्म, स्टिंकी बीन्स बोलते हैं उसको वहाँ पे। और इस साइड में मतलब बर्मा से लेके थाईलैंड तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके, ये काफी स्टेपल में माना जाता है। ओके, स्टेपल फूड ये हो गया जिसको हम रोज खा सकते हैं। हाँ, रोज। हमारा दाल चावल आटा, जैसे आज दिल्ली में दाल चावल और रोटी क्यों खाते हैं हम? क्योंकि बहुत जमाने से हम खाते हैं, मिलता है, अच्छा आसानी से उगता है इधर, मिलना मतलब थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट आप ग्रेन्स को स्टोर करके उतने क्वांटिटी में मिलता है। जैसे वाइन को वो करा जाता है, वाइन बैरल्स में रख के वो करते हैं हम लोग, विस्की, एजेड विस्की। तो स्टेपल वो चीज बनती है वहाँ की जहाँ पे अबंडेंस में मिलती है और नेचुरली ग्रोन होती है। ओके। और वो जनरेशन से खाई जा रही है। अब इंडिया में एवोकाडो आया है ना, अभी एवोकाडो से तूने खिलाया, एवोकाडो तेरे को भी समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं समझ में, मेरे घर वालों को भी नहीं समझ आया, करेक्ट। वो सारी इंपोर्टेड फूड है, हमें समझ में नहीं आता। अब दाल और चावल अमरूद समझ आता है, अमरूद। तो दाल और जो चावल है वो हमें इसलिए समझ में आता है कि बचपन से खा रहे, सब खाते हैं, सब खाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो गुलमोहर जैसा पेड़, जो स्टिंकी बीन्स का जो पेड़ है ना, वो मणिपुर में हर एक बगीचे में ग्रो होता है। कोई मार्केट से खरीदता नहीं था पहले ना, कि तोड़ के खा लिए, ठीक है। अब आज के दिन में क्या हो रहा है, करीबन जो मुझे याद है 2000 आई थिंक 12-13 के आसपास से, 12-13 हमने कॉलेज करा था। हाँ, हमने अपनी ग्रेजुएशन करने को कंप्लीट आ गए थे, करेक्ट। उस टाइम से वो वाला जो पेड़ है ना, वो ऑलमोस्ट पूरे मणिपुर के वैली में उसके सीड्स आने बंद हो गए। ओके। और वो खत्म हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब क्लाइमेट चेंज होता है, जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं ना, उसमें से स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना गायब हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। फ्लावर नहीं करते, सीड्स नहीं आते। ओके, बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। तो अल्टीमेटली ग्रीन हाउसेस में अगर
प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हो इसलिए करते हो ताकि उनमें से फ्रूट्स या कुछ निकल सके वहाँ पे। ओके। लेकिन अब जब तुम्हारी क्लाइमेट सही नहीं है तो तुम्हारे अगर प्लांट ग्रो भी करते हैं ना तो फ्रूट्स नहीं देंगे, तुम्हारी यील्ड अच्छी नहीं होगी, मतलब नंबर ऑफ फ्रूट्स जो तुम खा सकते हो वो जो यील्ड होती है ना, जो उसकी फसल होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अच्छा नहीं होता, कम होता है। तो ये चेंज मैंने देखा है वहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज तुम मना नहीं कर सकते, इट्स नेचुरलिटी है, नेचुरल में हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ऐसे इफेक्ट करता है। एक चेंज हो गया यहाँ पे, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से साइबेरिया जो है ना तुम्हारी, रशिया के पास साइबेरिया है, रशिया तो हमारा दोस्त है। नॉर्दर्न वाला जो पोर्शन है ना वो साइबेरिया है। तो जो साइबेरिया वाला जो पोर्शन है ना उसमें क्या है पता नहीं कितने सालों का, जब से कितने सालों का, ओके, कितने सालों का आइस जमा हुआ है वहाँ पे। अच्छा जी। अब वहाँ पे वो आइस मेल्ट होके पूरा फर्टाइल लैंड निकल रहा है। तो ये भी कहते हैं कि जब आइस मेल्ट होती है, जो इतने सालों और जो हम बात कर रहे हैं, जब वो मेल्ट होती है उसके अंदर पता नहीं कितने बैक्टीरिया और कितनी बीमारियां भी वो होती हैं। अगर एक आइस मेल्ट हुई, जो आइस ने कैप्चर कर रखे हैं भाई, एक आइस की लेयर्स एंटार्क्टिका है, उसके नीचे इंसान को पता ही नहीं है कि कितनी वो है। अगर कल को एंटार्क्टिका मेल्ट होगा तो वो बाहर ही निकलेंगे ना, एनवायरनमेंट में तो जाएंगे। हाँ वो वायरसेस तो है प्री हिस्टोरिक, मतलब वही डायनासोर के टाइम का हो गया ना, डायनासोर्स के टाइम तक तो था, मतलब जो आइस एज आया था उसमें लास्ट बहुत सारे डायनासोर्स के स्पीसीज मर गए थे। तो डायनासोर तो इन्होंने खत्म करवाया था, वो तो एक मीटियोर गिरा था ना, 2-3 बार हुआ है। लाइफ जो है अर्थ में 3 बार पूरा खत्म होने वाला था। ओके। 3 बार ऐसे हुआ है जब लाइफ, किसको लाइफ बोलते हो तुम? लिविंग समथिंग। हाँ, पत्थर को लाइफ नहीं बोलते ना, पत्थर वैसे का वैसा रहता है। लाइफ होता है जिसकी स्टार्ट होती है और जिसकी एंड होता है, और जिंदगी का शुरुआत और अंत है जिसका। और जितने जब जीवित रहते हैं उतने में वो और लाइव्स देते हैं। तो लाइफ होने का मतलब है कि सबसे पहले एक स्टार्ट होगी, एक एंड होगी, और बीच में तुम अपने रेप्लिकास या अपने नीचे रिप्रोड्यूस करोगे। ये करने वाले से जितने भी प्रोसेसेस या प्लांट्स या एमीबा कुछ भी कह लो ना, ये खत्म होने वाला था 3 बार। ओके, अच्छा जी। अच्छा जी। एक बार 2 बार तो वो हुआ था जब ये मीटियोर्स गिरते हैं ना, तो मीटियोर्स आसमान से हाँ, तो एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं, तो एस्ट्रॉइड्स का जो स्ट्राइक फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि पूरी सनलाइट जो है ना कवर कर देते हैं पूरे धरती में, पूरा धूल होता है, पूरे में धूल। उस समय क्या होता है, सारे जितने भी प्लांट सारे मर जाते हैं क्योंकि धूप चाहिए हमें, धूप तो सब उसकी वजह से सब खत्म हो गए थे। तो ऐसे 3 बार ही हुआ है ऑन अर्थ 3 बार रिकॉर्डेड है कि हुआ है ये, कि ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला था। नियर एक्सटिंक्शन बोलते हैं, नियर एक्सटिंक्शन की होते होते बच गए बस, जैसे डायनासोर हो गए थे, डायनासोर हो गए। डायनासोर्स ने जैसे भी इवॉल्व किया, इवॉल्व करके बहुत बड़े बन गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत बड़े बन गए थे ना ये, तो छोटे छोटे एनिमल्स बहुत कम थे वहाँ पे उस समय। फिर उसके बाद ये एक बार एक्सटिंक्शन वाला इवेंट हुआ, तो जितने भी बड़े वाले डायनासोर्स थे ना या जो भी बड़े एनिमल्स थे वो सब मर गए थे। फिर बचे कौन, जो छोटे छोटे रोडेंट्स हो गए, रैट्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये बच गए थे, ये रह गए थे जो डायनासोर खा नहीं सकते थे। नहीं डायनासोर्स जो बड़े थे वो तो मर ही गए थे। अच्छा। क्योंकि जब पूरा धुंधुल हो जाता है ना, फिर मैंने 2 पैक ज्यादा पी चुका हूँ मतलब। हाँ, तो सारे प्लांट्स मर गए, तो बेसिकली प्लांट खाने वाले सारे डायनासोर्स मर गए। अच्छा, ओके। कार्निवोरस या जो उसको कहते थे। हाँ, फिर तो कार्निवोरस था, जो बच गए थे वो भी उनको ही खाएंगे, हर्बीवोर्स को ही खाएंगे। अब हर्बीवोर्स की इतनी कमी हो गई कि वो फिर छोटे एनिमल्स को खाएंगे, वो रोडेंट्स वगैरह, रैट्स वगैरह। अब तो सोचना शेर कितना दिन चूहे खा के जिंदा रह सकता, लेकिन शेर की जगह अगर कैट होता, कैट तो चूहे खाते हुए अपनी जिंदगी निकाल लेगा, काट देगा, क्योंकि साइज उसका उतना एनर्जी। एग्जैक्टली, शेर कितने चूहे पकड़ लेगा, पकड़ लेगा भाई। शेर मरा हुआ चूहा ही रहेगा, शेर चूहा तो पकड़ने जाएगा नहीं कि शेर भागेगा मैं चूहा पकड़ूं। नॉट पॉसिबल। शेर मर जाते हैं,
फिर उसके बाद शेर के बाद चूहे बच गए अगर और बिल्ली बच गई तो बिल्ली रह जाते हैं। तो शेर का जितना भी बड़ा शेर है वो सारे मर जाते हैं, सारे बिल्ली रह जाते हैं। फिर ये जो बिल्ली है वो थोड़ा इवॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा साइज में इवॉल्व कर पाते हैं ना। इतना शेर तक तो वापस इवॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, और जरूरी नहीं है कि शेर तक ही इवॉल्व कर पाएगा, वो किसी और चीज तब तक बचे ना बचे। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ऐसे करके सबका जो एनिमल्स के आज के दिन में हम कितने एनिमल्स को जानते हैं जो बहुत बड़े हैं? हाथी, जिराफ, सिर्फ यही बच गए हैं जो बड़े हैं, क्योंकि एक साइंस है उसके पीछे भी, मैथमेटिक्स है कि तुम उतना ही बड़ा हो सकते हो जितना तुम खा सकते हो कलेक्ट करके, जितनी तुम्हारी डाइट है जितना ही वो है। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए आज के दिन में हमें जब ह्यूमंस आए ना, ह्यूमंस तब इवॉल्व कर पाए क्योंकि रिलेटिवली सबका साइज जो है स्केलेबल था, ह्यूमंस के हिसाब से था। ओके। लेकिन ओशंस में व्हेल्स बच गए बड़े वाले। हाँ, क्योंकि उन तक कोई पहुंच नहीं पाया। उनके भी ओशन की लाइफ, मतलब जो व्हेल्स की लाइफ कहते हैं, वो कहते हैं 500 साल तक एक व्हेल जी जाती है। पता नहीं, मतलब जो लास्ट मैंने जो स्टडी में पढ़ा गया, जो ब्लू व्हेल, जो जिसको कहते हैं द किंग ऑफ द ओशन और समथिंग, वो 500 साल तक लास्ट मरी है। मैंने भी लेटेस्ट पढ़ा है। ब्लू व्हेल्स तो बड़े हैं, ब्लू व्हेल्स तो शायद से रिलेटिवली न्यू इवोल्यूशन है। कुछ एनिमल्स पानी में भी बच गए थे जो उस टाइम से अभी तक है, जिनको पता ही नहीं है, जो साइंस रिकवर नहीं कर पाई है। हाँ, कुछ नहीं करे हैं वो भी, लेकिन उन्होंने ज्यादा इवॉल्व नहीं किया। वैसे ये कहते हैं ना, समुंदर तो ह्यूमन लाइफ ने या साइंटिफिक लाइफ ने शायद 3% तक डिस्कवर करा होगा, बाकी स्टिल 97% अनडिस्कवर्ड। वो तो है, समुंदर तो कहते हैं कि कम कर भी नहीं पाएंगे, उससे पहले हम मार्स निकल जाएंगे, और जब मार्स निकल गए हम तो और भी इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कि इसको ये रह जाएगा थोड़ा बहुत। तो ह्यूमन लाइफ के लिए मार्स जाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दोबारा से अगर वो एस्ट्रॉइड आ गया जिसने डायनासोर्स को खत्म किया था, तो ह्यूमन बींग्स का भी खत्म होने का चांसेस है। दोबारा से वो हुआ तो सिर्फ कॉकरोचेस बच जाएंगे, अब कॉकरोचेस को दोबारा से इवॉल्व करना पड़ेगा। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो वर्ल्ड वाइड जिसको हम वर्ल्ड वाइड कह रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, आपको अगर कोविड से ये नहीं समझ आया कि आप नेचर से अगर खेलोगे तो आपका क्या होगा, तो तभी तो इलॉन मस्क सबसे बड़ा यही उसका सपोर्टर या प्रोपोनेंट है ना, उसको वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमंस के जो भविष्य है, उसका जो फेथ है ना, ह्यूमंस पे नहीं छोड़ सकते। ह्यूमंस का फेथ ह्यूमंस पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे, आप वो तलवार पकड़ो अपने हाथ में, एक बार पकड़ो। आई वांट टू टेक यू दैट स्वॉर्ड, यस, इन योर हैंड। नो डोंट पुल इट आउट, प्लीज रिपीट योर वर्ड्स, प्लीज रिपीट योर वर्ड्स। ह्यूमंस के जो फेथ है वो ह्यूमंस पे नहीं छोड़ सकते। ह्यूमंस का फेथ ह्यूमंस पे नहीं छोड़ सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है, जिनको समझ में आ गया है ना थोड़ा बहुत, वो बाकी जो बकचोद लोग हैं वो नीचे खींच के लेके जाएगा, अगर वो खुद से कुछ एक तरक्की नहीं करेगा कि उसको दूर होने का एक तरीका नहीं ढूंढेगा। बट कई यूरोपियन कंट्रीज तो बैकवर्ड रूल्स पकड़ लिए। मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने जहां तक अखबारों में ये पढ़ा कि कई यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने ये कहा कि जो अनटच्ड रोड्स है, जहां पर समझ लीजिए जैसे पेरिस, फ्रांस, यूरोप, जहां पे वो सड़क जा रही है वहां पे ग्रीनरी है। मैंने अखबार में के अंदर पढ़ा, इस सिटी के अंदर, और बहुत बड़े बड़े अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में, उस देश को ये समझ आया कि हमें वहां पे नहीं जाना, जो अनटच्ड है उसको अनटच्ड रहने दो। और जो डेवलपमेंट के नाम पे हमने जो हुदियापा करा, डेवलपमेंट के नाम पे जो हमने हुदियापा करा, उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। आज वापसी एम्स्टरडैम लोगों को, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में जाना लोगों को पसंद है। एम्स्टरडैम के अंदर बड़ी, ये इससे रिलेटेड शायद है नहीं है, मुझे नहीं पता, एम्स्टरडैम के अंदर क्लब्स और उसके अंदर लोगों को वापसी लूडो या चेस खिलाना शुरू करती है, कि वो कह रहे हैं कि जो तरक्की के नाम पे हमने खराब करना था एनवायरनमेंट को, अब हम उससे माफी मांगना चाहते हैं, हमें वहां नहीं जाना। So let the unturned stones, let be unstoned, unturned. I'm bad with English. Let the unturned stones, let be unturned. कि हमें नेचर से और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए,
ताकि जो हमारे पास हाथ में है उसको ही संभाल ले। आप कह रहे हैं कि हम मार्स तक रास्ता निकालेंगे, बिकॉज ह्यूमन को ह्यूमन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हाँ तो कुछ ही लोग हैं ना, वो तो यूरोपियन कंट्रीज है जिसने पूरी जिंदगी या जो भी अपना जो हाइट ऑफ डेवलपमेंट है वो बोला देख लिया है। अब किसी गरीब इंसान को जो सड़क पे दिल्ली के रह रहे हाँ दिल्ली बात बोलो। दिल्ली के जो सड़क पे रह रहे गरीब इंसान, उसको बोलोगे कि छोड़ो उम्मीद छोड़ो, मकान की वापस खोद के वहीं पे चले जाओ सुरंग में। क्योंकि ये हजम करना आसान है कि मैंने एक फ्लैट खरीदा था 50 करोड़ का, ठीक है, मैंने देख लिया, दुनिया देख लिया, लैविश लाइफ देखा, उसमें कुछ ही नहीं रहा, मेरे को सुरंग वापस जाना है। लेकिन जो बंदा सड़क पे सो रहा है उसको बोल रहे हो कि तुम मकान के मत सोच, तू सुरंग में ही चले जा, तो कैसे समझाओगे जो सड़क पे सो रहा है उसको कैसे समझाओगे कि वो जहाँ पर है वो हिंदुस्तान में खासियत है। तो इसका मतलब ये है जो कि जहाँ खाई है कोई एक जनरेशन दूसरे को बताती है। तो इससे बहुत ज्यादा देखो, एक तो होता है कि बंदा खुद से रियलाइज करे चीजें कि देखो फरारी में बैठो या मारुति में 800 में बैठो, पहुंचना तूने वहीं पर है जहाँ तू जा रहा था, डेस्टिनेशन में ना यार। ये हो सकता है कि फरारी वाले को भी कभी ना समझ में आए, ये हो सकता है कि मारुति वाले को भी कभी ना समझ में आए, लेकिन जिनको असल में तो समझ में आ गया उसको घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। वो कह रहा बिठा दो मुझे पहुंचना ही है वहां पे, डेस्टिनेशन मैटर्स। हाँ, तो इन दैट केस लोग कहते हैं कि सफर द जर्नी मैटर्स, दोनों अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है कि डेस्टिनेशन मैटर्स या आपका जर्नी मैटर्स। हाँ, लेकिन एक चीज तो ये है ना कि एक्चुअली अगर देखा जाए इन ऑल स्पिरिट फरारी और मारुति 800 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत लंबा सफर है तो शायद से फरारी भी काम नहीं करेगा, तो बस ही चाहिए होगा ना, वरना तो फरारी रन पहाड़ों पे चलेगी नहीं, फरारी कैसे चला लोगे आप फरारी को। आइदर वे कि इमटेरियल है वो सारी चीजें, लेकिन ये चीज सिखाना किसी को, दिखाना कि इमटेरियल है ये सब, कि ये सारा मटेरियल है। देखो जिसको एडिक्टेड है ऑलरेडी इन सारी लाइफस्टाइल से, उसको समझाना मुश्किल है। जिसको एम्बिशन रखता है इन सब लाइफस्टाइल के लिए, उसको समझाना मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ तब हो सकती है जब एज अ सोसाइटी तुम, जैसे हमने अपने कल्चर की बात की ना, कल्चर में एथिक्स एंड कल्चर्स में आज के दिन में तुझे किसी बुजुर्ग इंसान जो तुम जानते नहीं हो, पहली बार मिल रहे हो, उसका पैर छूने में तेरे को कोई शर्मिंदा लगता है? तेरे को नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है ना, क्योंकि कल्चर में है, तेरे कल्चर में है। बिल्कुल करेक्ट, मेरे को सिखाया गया है, सिखाया गया है। लेकिन अब मैं किसी अमेरिकन बंदे को बोलूं कि तुम जाके इस बंदे का बुजुर्ग है, तुम जानते नहीं हो, उसका पैर छू लो, तो शायद उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। वो करेगा ही नहीं कभी। वो करेगा अगर वो देखेगा कि सभी कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया के गाँव में गया हुआ है, सब छू रहे हैं, तो वो भी छू लेगा, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यूएस में खड़े होके उसको बोल दोगे कि भाई एक इंडिया से, अच्छा हम अभी इंडिया की बात कर रहे थे, यूएस में लोग यूएस की बात कर रहे हैं कि वो छू लेगा, करेगा, हाँ इंडियन वाला छू लेगा, ठीक है। इंडिया में अगर गांव में जाएगा वो देखेगा सब छू रहे हैं, तो मैं भी छूंगा, बिल्कुल इंडिया में छू लेगा, इंडिया में। यूएस में अगर किसी को ये बात कही है, लेकिन यूएस में जाके तुझे किसी दिन दिहाड़े में एक बुजुर्ग से मिलाया जाता है तेरे को, और तुझे लगता है उसका पैर छूना है, या कोई बोलता है कि भाई बुजुर्ग के उसका पैर छू ले, तो तू तुझे शर्मिंदा नहीं लगेगा तेरे को छूने में। तो बेसिकली तेरे कल्चर में तेरे अंदर टीचिंग्स थे इसके कि पैर छूने चाहिए, वो एक रिस्पेक्ट है, उसमें शो करने की बात है, रिस्पेक्ट शो करनी है, उसमें तेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो रहा तो उसमें। तो जो यूरोपियन कंट्रीज में तू कह रहा है कि वापस अपने रूट्स में जा रहे हैं, और वो वाला अगर उसको बचपन से ही सिखाया जाए उस बंदे को कि तुम ऐसे, वहाँ पे तुम्हारे बंदों ने किया था, और भी हमारे फोरफादर्स बिल्डिंग्स बनाए थे, स्काईस्क्रेपर्स बनाए थे, उनमें फायदा नहीं है। अगर बचपन से दिखा दे, और उसका जो ऑल्टरनेटिव है, तो अगर तुम उसको बचपन से ही सिखा दोगे उसको, और उसके अंदर इनबिल्ट कर दोगे इस वाले प्रिंसिपल्स को, तो हर कोई फॉलो करेगा उसको।
अब वही है ना, जिंदगी में तूने क्या देखा है आज तक? तुझे आज तक ये नहीं पता ना कि नॉर्थ कोरिया में रहना कैसा होता है। नहीं बिल्कुल तेरे को सिर्फ यही बताया गया है ना कि नॉर्थ कोरिया डरावना है, बताया गया ना। तो ना हमारे डरावना है भाई। अब जो नॉर्थ कोरिया में 7 साल का जो बच्चा है उसने दुनिया नहीं देखा है, वाईफाई के बारे में पता नहीं है, गाड़ियों के बारे में पता नहीं है, और तेरे मतलब जितने भी हनी सिंह के गाने या हिप हॉप गाने के बारे में नहीं पता है, उसको किस चीज का गम होगा? जब दिखाया ही नहीं हो किस बात का गम होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो बचपन में अगर तुम्हें सिखाया जाए कि तुम्हें स्काई स्क्रेपर में रहने से ज्यादा अच्छा ये है और स्काई स्क्रेपर बनाओगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो तुझे क्या गम होगा स्काई स्क्रेपर ना बनने और ना रहने की? लेकिन यदि अगर तू सड़क के साइड पे सो रहा है और तू देख रहा है कि सब स्काई स्क्रेपर्स में है, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और तुम मेहनत भी कर रहे हो, दिन में कुछ कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हो, और एकदम से आके तेरे को बोले कि भाई ये सही नहीं है, तुम सुरंग में जाके रहो, तो फिर उसको तो बुरा लगेगा ना। वो बोलेगा यार क्या है, मतलब मेरे में क्या कमी है कि मैं इसमें नहीं रह सकता जब बाकी सब रह सकते हैं। When everyone can live it, तो why can't I? तो यही है, बहुत सारे वो जो चीजें हो रही है। तो इलॉन मस्क जो कह रहा है वो एक तरीके से सही भी है। अगर कल के दिन में अगर एस्ट्रॉइड नहीं आ रहा और तेरा जो सीओपी में तुम कह रहे हो सारे गवर्नमेंट्स आके एक दूसरे से हाथ मिला के बोल रहे हैं कि भाई क्लाइमेट बचाएंगे, घर जाके असल में नहीं बचाते, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना। बट आपको पता है, आपको अगर मैं एक वीडियो दिखाऊं कि मार्स जाने की जो प्रक्रिया है, जो एनवायरनमेंट वो दिखा रहे हैं, मैंने वीडियोस में देखा है, जो आज लोकल मीडिया या बड़े बड़े मीडिया बीबीसी जैसे चैनल नहीं दिखा रहे हैं, कि कितना एक्सप्लॉइट अर्थ को करा जा रहा है just to make a try of going out there. You can't even imagine. इसका एक वो कहते हैं यार, देखो इसको दो तरीका है देखने का, पता नहीं मतलब सेंसिबल भी बात है। अगर यदि तुम्हें कहीं दूर जाना है, गुड़गांव तक जाना है तेरे को, तो तू कैसे जाएगा? और रोज जाना है, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार तूने जिंदगी के सफर में निकल गए गुड़गांव तक पहुंचने के लिए, वन टाइम मतलब जाके तुम वापस भी आ सकते हो, मतलब ट्रैवलिंग उसको बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कि एक बार निकल गए जाना और आना, जाना आना है। तो तेरे को सबसे पहले सबसे रेडिमेंट्री चीज जो तेरे को चाहिए होगा, या तो तू घोड़ा खरीदेगा, घोड़ा रखेगा है ना, घोड़ा ले जाएगा तेरे को गुड़गांव तक, आ भी जाएगा वापस, ठीक है। तो घोड़े का एक एनर्जी चाहिए, फिर उसके बाद वो प्योर मैथमेटिक्स में आ जाता है कि तुझे कितना एनर्जी चाहिए ताकि तू एक जगह पे जाके पहुंच भी सके वापस। फॉर एग्जांपल अगर तेरे को साइकिल बनाना है, दूसरा ऑप्शन तो साइकिल है दूसरा, है ना।